हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर गूगल फॉर्म के द्वारा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करी थी, जिसमें हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 के एमसीक्यूज सेलेक्ट किए थे। और उस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रैक्टिस के लिए 3 लिंक दिए थे, जिसमें से जो फर्स्ट लिंक है वो हम उसी वीडियो लेक्चर में, पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, जिसका लिंक ये है। और बाकी जो 2 लिंक हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट लिंक को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 2 ओपन हो गया। ये अप्लाइड केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें जो भी ये रिक्वायरमेंट है इनको हम फिल कर लेते हैं। पहले नाम, डाल देते हैं, फिर कॉलेज नेम, देन हम ईयर की एंट्री कर देते हैं। उसके बाद ब्रांच, और फिर हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो हमारा ये टेस्ट ओपन हो गया। इस टेस्ट में 10 क्वेश्चंस हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर पर बेस्ड है। तो हम इन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक परमाणु में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम होगा। मतलब कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरे जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, फिर उसके बाद किस में जाएगा, हमें ये इसमें बताना है। तो हमारे पास ऑर्बिटल है, फर्स्ट है 3d, 4p, 4s, 4d। तो ये हम इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम हम n+l नियम से डिसाइड करते हैं। जहाँ n+l का मान कम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, और जहाँ n+l का मान ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। क्योंकि जिसके लिए n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, राइट। तो हम ये देखते हैं 3d के लिए n+l की वैल्यू हो गई 3 + 2 5। 4p के लिए n+l की वैल्यू हो गई 4 + 1 5, इक्वल वैल्यू है। तो इन दोनों में से तो उसमें पहले जाएगा जिसके लिए n का मान कम है, 3d में पहले जाएगा। 4s के लिए n+l की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि 4 + 0 s के लिए l 0 होता है, तो ये 4s के लिए n+l हो गया 4, और 4d के लिए n+l हो गया 6। 4 + 2, d के लिए l का मान 2 होता है और n यहाँ पे 4 है, तो 4 + 2 6। तो हम देख रहे हैं कि n+l की वैल्यू सबसे कम 4s में है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा 4s में। तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन है जिनमें सबसे पहले 4s लिखा गया है। उसके बाद n+l की वैल्यू 3d और 4p की है। 3d के लिए 5 है और 4p के लिए भी 5 है। हम जानते हैं जब n+l का मान समान होता है तो हम उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा जिसके लिए n का मान कम हो। तो इसमें 3d के लिए n का मान कम है, तो इलेक्ट्रॉन 4p से पहले 3d में जाएगा। तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा और फिर जाएगा 4p में, और फिर 5s में। यहाँ 4p के लिए n+l का मान 5, 4 + 1, और यहाँ भी n+l का मान 5 + 0 5, तो दोनों के लिए 5 5 है। पर n की वैल्यू, अब जब दोनों की वैल्यू इक्वल है तो हम n की वैल्यू देखते हैं। n की वैल्यू 4p के लिए 4 है और 5s के लिए 5 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4p में जाएगा और फिर 5s में। तो ये जो सीक्वेंस है ये ठीक है। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में। तो हम इसको टिक कर देते हैं राइट में। ठीक है,
इसी में हम क्वेश्चन में देखो थर्ड वाला देखते हैं, उसमें ये गलत है क्योंकि 3D के लिए 5 होती है n+l की वैल्यू और 4s के लिए 4 होती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाना चाहिए, तो ये सीक्वेंस यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे सीक्वेंस 4s के लिए 4, 4p के लिए 5, 3D के लिए 5, तो यहाँ 4s में पहले चला गया, ठीक है, पर यहाँ 4p और 3D दोनों के लिए 5 है, पर 3D के लिए n की वैल्यू कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाहिए, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस गलत हो गया, पहले 3D और फिर 4p, राइट। तो इनमें से हमारे पास यही ऑप्शन ठीक है, तो हमने इसको मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एस कक्षक के लिए एल के संभावित मान है। एस के लिए एल का एक ही मान संभव है क्योंकि एस के लिए एल की मान 0 होती है और वो एक ही मान संभव है जिसकी वैल्यू 0 है, राइट। तो हम इसको 0 पे मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने धनायन पार्टिकल्स के बारे में बताया था, पर जो प्रोटॉन है, प्रॉपर प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। ये नियम है, मतलब ये नियम किसने दिया था? पाउली एक्सक्लूजन नियम है? नहीं, पाउली एक्सक्लूजन में का नियम तो ये है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये पाउली एक्सक्लूजन का नियम। प्लांक का नियम एनर्जी से रिलेटेड है। हाइजेनबर्ग का नियम अनसर्टेनिटी अनिश्चितता का नियम है। हुंस का नियम यही है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाए, तो हम इसको राइट ऑप्शन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा कक्षक डबल डंबल आकृति का होता है? तो ये हमें पता है, एस की आकृति गोलाकार होती है, पी डंबलाकार होती है, डंबल शेप होता है, और डी होता है वो डबल डंबल शेप होता है, और एफ है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, डबल डंबल डी की आकृति होगी। नेक्स्ट है हमारे पास के सेल के 2 इलेक्ट्रॉन की कौन सी क्वांटम संख्या भिन्न होगी? हम जानते हैं के सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। के पहला कोष है जिसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो मुख्य क्वांटम संख्या 1 होती है, और है ना l की वैल्यू सिर्फ 0 होती है। s कक्षक पॉसिबल है के अंदर, और उसी x कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पर वहाँ पे चक्रण भिन्न हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन s कक्षक में जाएंगे, तो मुख्य क्वांटम संख्या दोनों के लिए n बराबर 1 होगी, दिगंशी क्वांटम संख्या l बराबर 0 होगी, चुंबकीय क्वांटम संख्या m इक्वल टू भी 0 होगी, चक्रण क्वांटम संख्या एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ होगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ तो इसका सही आंसर हो गया चक्रण क्वांटम संख्या भिन्न हुई। नेक्स्ट है कक्षकों का ऊर्जा का निर्धारण करते हैं, इनमें से किस नियम से हम कक्षकों की ऊर्जा का निर्धारण करते हैं? तो हुंस के नियम से हम ऊर्जा का निर्धारण नहीं कर सकते। हुंस का नियम तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका बताता है कि पहले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। n+l के नियम से हम कक्षकों की ऊर्जा का निर्धारण करते हैं, और फिर जिनके लिए n+l का मान कम होता है उनकी ऊर्जा कम होगी, और जिनके लिए n+l का मान ज़्यादा होगा उनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएगा जहाँ n+l का मान कम है। तो हम कक्षकों की ऊर्जा का निर्धारण n+l नियम से करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सी क्वांटम संख्या कक्षक के अभिविन्यास ओरिएंटेशन को बताती है, कि x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, या z एक्सिस पे है, तो ये कौन सी क्वांटम संख्या को बताती है? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या? नहीं, मुख्य क्वांटम संख्या तो कोष के आकार को बताती है। एजीमुथल क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या कोष में उपस्थित उपकोष की संख्या को बताती है।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये है जो कक्षकों के अभिविन्यास को बताती, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कक्षकों के बारे में बताती है। जैसे है ना, पी के अंदर 3 कक्षक है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो तीनों अलग अलग एक्सिस पे हैं। तो ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये कक्षकों के अभिविन्यास को बताती है, तो इसको हम राइट क्लिक कर देते हैं। और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर चक्रण को बताती है, तो कक्षकों के अभिविन्यास को बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है NaOH का अणुभार है। अणुभार मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अणुभार निकालना भी बताया है, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट और एटॉमिक वेट जो लेक्चर है उसके अंदर हमने मॉलिक्यूलर वेट निकालने बताए हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलता है, जितनी भी एटम है सबका एटॉमिक वेट ऐड करके हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो NaOH में सोडियम का 23 होता है एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का 16 होता है, 23 और 16 39, और हाइड्रोजन का 1 होता है 40। तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 40, राइट। तो इसको हम 40 पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना है। तो पहले हम इसके लिए H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन का 2, 1 सल्फर का 32, 32 2 34 और 4 ऑक्सीजन का 64, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 का 64 हो गया। तो 64 प्लस 32 प्लस 2 हो गया 98। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो अणु भार है वो 98 है। और तुल्यांकी भार हम अम्ल का कैसे निकालते हैं, किसी भी एसिड का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम अणुभार डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 98 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका तुल्यांकी भार आ गया 49। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम सबमिट कर देते हैं। स्कोर देख लेते हैं। स्कोर 10 में से 10 है, इसका मतलब हमारे सभी क्वेश्चंस ठीक है। ये देखो भरने का क्रम यही है। एस के लिए एल की वैल्यू 0 है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। युग्मन का नियम हुंड्स ने दिया था। डबल नंबर डी की होती है। और के के लिए के दोनों इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या भिन्न होती है। और कक्षकों की ऊर्जा का निर्धारण N+L नियम से करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास को बताती है। NaOH का अणुभार 40 है और H2SO4 का तुल्यांकी भार 49 है। इस तरीके से सबमिट करने के बाद हमें सही आंसर भी पता चल जाते हैं, और अगर कुछ गलत है तो गलत का भी हमें सही आंसर पता चल जाएगा, राइट। अब हम ये हमने फर्स्ट टेस्ट किया था। अब हम जो थर्ड लिंक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड लिंक, ये जो थर्ड लिंक है ये अप्लाइड केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड है। इसकी जो ये रिक्वायरमेंट है ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। ब्रांच एम में, और फिर हम नेक्स्ट पर चले जाते हैं। और ये हमारा टेस्ट पेपर, थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट पेपर खुल गया। इसमें पहला सभी क्वेश्चन करने ज़रूरी है। फर्स्ट है आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था। तो ये मेरा जो पीरियोडिक टेबल वाला वीडियो लेक्चर है उसमें ये सब हमने डिस्कस किया है। तो आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने दिया था, राइट। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन है, ये भी हमने पढ़ा था कि तत्वों के गुण उनके एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो हम इसको राइट मार्क कर देते हैं। निम्न तत्वों में से किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, और यह आधुनिक आवर्त सारणी की एक कमी है।
ड्रॉबैक है कि हमने हाइड्रोजन की पोजीशन को सही नहीं बताया। एक्चुअल में हाइड्रोजन का विन्यास 1s1 होता है, उस हिसाब से हमने इसको एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप में रखा है। पर इसका विन्यास है ना, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये इनर्ट गैस का विन्यास ले लेता है, तो उस हिसाब से इसे 17 ग्रुप में आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है। तो हम जानते हैं कि जो क्षारीय धातु हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, क्योंकि उनकी विशेषता होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की। तो लिथियम और सीजियम तो विद्युत ऋणी तत्व हो नहीं सकते। हीलियम एक इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये भी विद्युत ऋणी तत्व नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति होती है, वो हैलोजेंस में होती है। तो इनमें जो फ्लोरीन है और हैलोजेंस में भी जो सबसे ऊपर हैलोजन आता है उसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है। तो आवर्त सारणी में जो सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व हुआ वो फ्लोरीन हुआ। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो कोश हमारा वही रहता है, सेल आउटर मोस्ट सेल हमारा सेम रहता है, पर नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, राइट, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए आयनन विभव बढ़ता है। निम्न में से किस तत्व का प्रथम आयनन ऊर्जा या आयनन विभव सबसे अधिक है। तो हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। इस हिसाब से बोरोन का सबसे कम, कार्बन का उससे ज़्यादा, नाइट्रोजन का उससे ज़्यादा और ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। परंतु हम ये भी जानते हैं जहाँ स्थायी विन्यास होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसका आयनन विभव अधिक होता है, क्योंकि स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो स्थायी विन्यास कौन से होते हैं, जो या तो हाफ फिल्ड होते हैं या फुल फिल्ड होते हैं। तो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो बोरोन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वो 2s2 आता है, कार्बन का, बोरोन का 2p1 आता है, कार्बन का 2p2 आता है और नाइट्रोजन का 2p3 आता है और ऑक्सीजन का 2p4 आता है। तो नाइट्रोजन का जो विन्यास है p3 विन्यास, वो हाफ फिल्ड विन्यास है और वो स्थायी विन्यास होता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इसका आयनन विभव अधिक होगा, राइट। तो हम इसको राइट क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का सबसे धात्विक प्राकृतिक तत्व है। तो हम जानते हैं कि सबसे अधिक मेटेलिक एलिमेंट हैं वो फर्स्ट ग्रुप के होते हैं, जो एल्कली मेटल होते हैं वो सबसे अधिक धात्विक होते हैं और धात्विक गुण आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं। तो सबसे अधिक धात्विक गुण फ्रांसियम के होने चाहिए, पर यहाँ पे पूछा प्राकृतिक तत्व, और फ्रांसियम एक मैनमेड तत्व है, आर्टिफिशियल एलिमेंट है, और फ्रांसियम से पहले सीजियम आता है। जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सीजियम सबसे अधिक मेटेलिक तत्व है, नेचुरल मेटेलिक तत्व है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में लिक्विड मेटल कौन सी है। तो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि लिक्विड मेटल, सोडियम लिक्विड नहीं है, लिथियम लिक्विड नहीं है, ब्रोमीन मेटल ही नहीं है, ब्रोमीन तो गैस है, सोडियम लिथियम मेटल हैं परंतु ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो हम इसको करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत ऋणता समानुपाती होती है। तो विद्युत ऋणता हम जानते हैं कि आकार बढ़ता है तो विद्युत ऋणता कम होती है, क्योंकि आकार बढ़ता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है और इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम हो जाता है, तो विद्युत ऋणता कम होती है। तो आकार के समानुपाती नहीं है।
परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो भी नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण नहीं पहुंच पाता, तो विद्युत ऋणता कम हो जाती है। तो परिरक्षण प्रभाव के भी समानुपाती नहीं होती, व्युत्क्रमानुपाती होती है। हाँ, प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण अधिक हो जाता है, तो विद्युत ऋणता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सबसे अधिक विद्युत ऋणता यहाँ पे समानुपाती हो गई प्रभावी नाभिक के आवेश के। प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ा, विद्युत ऋणता बढ़ी, इसलिए हमने इसको राइट मार्क कर दिया। नेक्स्ट है, आयनन विभव बढ़ने से निम्न में से कौन से गुण कम होते हैं। आयनन विभव बढ़ने का मतलब है कि किसी भी धातु का धातु आयन में परिवर्तित करने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़े कि वो आराम से धातु आयन में कन्वर्ट नहीं हो सके, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा अधिक देनी पड़ेगी। तो जब आयन नहीं बनाएगा आसानी से तो उसकी क्रियाशीलता कम होगी, तो आयनन विभव बढ़ने से क्रियाशीलता कम होगी। मेटालिक गुण भी कम होंगे, क्योंकि मेटालिक गुण तो वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे, पर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ रही है, तो मेटालिक गुण कम होंगे। बेसिक कैरेक्टर भी कम होंगे। तो ये तीनों चीज़ हैं वो आयनन विभव बढ़ने से कम होती हैं। तो इसको हम मार्क कर देते हैं, ऑल दी अबव ये करेक्ट आंसर है। और अब इस पेपर को सबमिट कर देते हैं। इसका भी हम स्कोर देख लेते हैं, 10 में से 10, इसका मतलब हमारे सभी आंसर करेक्ट है। देखो सब करेक्ट शो किए हैं। तो इसको हम जब प्रैक्टिस करेंगे और इनको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट करते हैं, और सबमिट करने के बाद हम अपना स्कोर देख सकते हैं। साथ ही हम ये देख सकते हैं कि हमारे कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कौन से ठीक है, और उनका सही आंसर क्या है, हमें वो भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप वीडियो लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने इन प्रैक्टिस टेस्ट के लिंक दिए हैं, आप उन लिंक पे क्लिक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया, और मैं आगे और भी गूगल फॉर्म के द्वारा प्रैक्टिस टेस्ट लाऊंगी। उसमें अप्लाइड केमिस्ट्री के हम और भी टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।